हेलो बच्चों, कैसे हैं? बढ़िया। चलिए, आज का हमारा टॉपिक है रिलेटिव एटॉमिक मास। ये टॉपिक है आपका, ये आपके क्लास 9th और क्लास 11th एनसीईआरटी की क्लास 9th और क्लास 11 दोनों में कॉमन है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं हम बिना टाइम को स्पेंड किए। तो सुनिएगा, पहले इसकी थ्योरी सुनिएगा, कहाँ से स्टार्ट हुआ ये। जब डाल्टन ने एटम की डिस्कवरी की, तो एटम की डिस्कवरी के बाद लोगों के मनों में बहुत सारे क्वेश्चन आने लगे कि अगर एटम की डिस्कवरी हो गई है तो एटम की कोई साइज़ भी होती होगी, एटम का कोई मास भी होता होगा। तो क्या ऐसी कैसी साइज़ होती है एटम की, देखने में कैसा होता है, इसका मास क्या होता है, तरीके के क्वेश्चन उठने स्टार्ट हो गए। उस समय साइंटिस्ट बहुत खुश थे। क्यों खुश थे? क्योंकि उनको ढेर सारा टॉपिक मिल गया था एक्सपेरिमेंट करने के लिए। चलिए, उन्होंने खोज कर दिया, अब हमें टॉपिक मिला हुआ है नया, अब चले हम इस पे रिसर्च करते हैं। ठीक है, तो अगर हम मास की बात करते हैं कि एटम का मास का पता आप कैसे लगेगा। एटम की खोज हो गई, मान लीजिए सपोज़ करिए एटम है, तो कोई भी एटम होगा तो बिना मास के तो होगा नहीं, उसका कुछ ना कुछ मास होगा। तो उसके मास का पता कैसे लगाया जाए। ठीक है, तो प्रॉब्लम ये थी कि एटम के मास को डिफ़ाइन करना, पता लगाना इतना आसान था नहीं। क्यों नहीं आसान था? क्योंकि एटम बहुत ही छोटा पार्टिकल है। डाल्टन ने कहा था एटम इज़ द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ मैटर। ठीक है, मैटर का बहुत ही स्मॉलेस्ट पार्टिकल होता है। जब एटम ही स्मॉलेस्ट है तो उसका वेट मास भी क्या होगा? बहुत कम होगा। पार्टिकल स्मॉलेस्ट है तो उसका मास भी कम होगा, तो इसीलिए इसके मास का पता लगाना इतना आसान नहीं है। तो फिर कैसे पता लगाया जाए, बहुत परेशानी हुई। तो फिर ये कहा गया कि अगर हम किसी एटम के वेट को रेफरेंस मान लें, ठीक है, एक को रेफरेंस मान लें, तो बाकी सभी का उसके कंपैरिजन में, उसके रिलेटिव में निकाला जा सकता है। ठीक है, जैसे एग्जांपल लीजिएगा, आप मार्केट में फल या सब्जी लेने जाते हो, आपको 1 किलो सेब चाहिए, तो आप क्या करते हो? 1 किलो का वेट लेते हो आप, और एक साइड रख देते हो, और एक साइड उसी के रिलेटिव में आप 1 किलो सेब वेट करते हो। अगर वो ना होता तो आप कैसे वेट करते? यानी आपको एक स्टैंडर्ड चाहिए, एक रेफरेंस चाहिए ना। तो आपने उस 1 किलो के वेट के रिलेटिव में आपने 1 किलो सेब वेट किया हुआ है। ये जो वेट आएगा ये रिलेटिव एटॉमिक मास आएगा, क्योंकि आपने उस वेट के रिलेटिव में आपने 1 किलो सेब वेट किया। तो उसी तरीके से अब आइएगा एटम पे। अब एटम के वेट को निकालना है, तो ये भी बात हुई, अगर हम कोई एक एटम के वेट को रेफरेंस मान लें, ठीक है, फिर उसी के रिलेटिव में दूसरे एटम का हम वेट करते चले जाएं। मतलब एक एटम को रेफरेंस मान के उसको एक तरफ ऐसे रख दें, बाकी दूसरे को उसी से उसके रिलेटिव में हम वेट करें। ठीक है, अब किसको रेफरेंस माने, किस एटम को रेफरेंस माना जाए दूसरे का मास निकालने के लिए। ठीक है, तो इसके लिए एक्सपेरिमेंट किया गया। ठीक है, एक्सपेरिमेंट आते हैं, एक्सपेरिमेंट देखते हैं हम एवोगाड्रो का। एवोगाड्रो हाइपोथेसिस। एवोगाड्रो साइंटिस्ट थे, ये क्या बताए थे? ये एवोगाड्रो बताते हैं, सुनते चलिएगा, पहले देख लीजिए। ये दो मैं कंटेनर ले रहा हूँ, दोनों में गैसें भरी हुई हैं। ठीक है, एक में मान लीजिए हमने हाइड्रोजन गैस भरा हुआ है, एक में ऑक्सीजन गैस भर दिया है। ठीक है ना। एवोगाड्रो कहते हैं इक्वल वैल्यूम ऑफ ऑल द गैसेस एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर। इक्वल वैल्यूम ऑफ ऑल द गैसेस at constant temperature and pressure should contain equal number of molecule।
ध्यान से समझिएगा, यानी V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू N। N क्या है? नंबर ऑफ मॉलिक्यूल है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है। V आपका वॉल्यूम है, वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। कब? एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर। अब फिर से इस बात को मैं रिपीट कर रहा हूँ, एवोगाड्रो क्या कहते हैं? इक्वल वॉल्यूम ऑफ ऑल द गैसेस। यहाँ पे दो गैसें ली गई हैं, इन दोनों का वॉल्यूम बराबर कर दिया गया है, वॉल्यूम बराबर किया गया है और उनका टेम्परेचर और प्रेशर भी कांस्टेंट है, यानी बराबर है। तब इन दोनों वॉल्यूम में नंबर ऑफ मॉलिक्यूल बराबर होंगे, यानी इस कंडीशन पे जितना मॉलिक्यूल इसमें होगा उतना ही मॉलिक्यूल इस बॉक्स में भी होगा। दोनों में नंबर ऑफ मॉलिक्यूल क्या होंगे? हमारे बराबर होंगे। अब इतना काम कर दिया। अब इन दोनों का रेशियो ले लीजिए, वेट का रेशियो लीजिएगा। तो वेट का रेशियो लेते हैं तो देखते हैं दोनों में रेशियो आता है 1:16 का। 1 हाइड्रोजन का है, 16 ऑक्सीजन का है। ठीक है, यानी आप कह सकते हैं कि जो हमारा ऑक्सीजन है वो हाइड्रोजन से 16 टाइम वेटेड है, 16 गुना भारी है। फिर से सुनिएगा, दोनों का वॉल्यूम आपका इक्वल था, टेम्परेचर प्रेशर दोनों का कांस्टेंट रखा है। इस कंडीशन में बताया एवोगाड्रो ने कि दोनों में नंबर ऑफ मॉलिक्यूल क्या होंगे? बराबर होंगे। अब इन दोनों के मास का रेशियो ले लीजिए, मास निकाल लीजिए आप। वॉल्यूम था ये, अब हम मास की बात कर रहे हैं। अब मास का रेशियो निकालेंगे तो आता है 1:16, यानी 1 हाइड्रोजन का है, 16 ऑक्सीजन का है, यानी दोनों में कितने का डिफरेंस है? सॉरी, तब आप देख रहे हैं ऑक्सीजन आपका हाइड्रोजन से 16 टाइम वेटेड है। इसी तरीके से ढेर सारे एक्सपेरिमेंट किए गए, सभी एक्सपेरिमेंट देखा गया कि जो हाइड्रोजन आ रहा है सबसे लाइटेस्ट एलिमेंट है, सबसे हल्का हाइड्रोजन ही आ रहा है, तो इसी को रिफरेंस मान लिया गया। ठीक है, तो हाइड्रोजन को हम रिफरेंस मान लेते हैं क्योंकि हाइड्रोजन का वेट सबसे कम है। सबसे लाइटेस्ट एलिमेंट हमारा क्या निकला? हाइड्रोजन निकला एक्सपेरिमेंट से। तो हम हाइड्रोजन के मास को 1 मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं? 1। इसकी कोई यूनिट नहीं है, अभी केवल 1 माना गया है, कोई यूनिट नहीं है इसकी। ठीक है, अब इसी के रिलेटिव में सभी एटम का हम मास निकालना स्टार्ट करते हैं। चलिए, अब रिलेटिव एटॉमिक मास विथ रिस्पेक्ट टू हाइड्रोजन। हाइड्रोजन को आपने रिफरेंस माना था, अब इसी के रिफरेंस में निकालना है रिलेटिव एटॉमिक मास विथ रिस्पेक्ट टू हाइड्रोजन। चलिए, क्या होगा? हाउ मैनी टाइम्स द मास ऑफ वन एटम ऑफ एन एलिमेंट इज हैवियर देन द मास ऑफ वन एटम ऑफ हाइड्रोजन। यानी किसी भी एटम का जो एलिमेंट ले रहे हैं आप, वो हाइड्रोजन के एक एटम से जितना टाइम वेटेड होगा वही उस एलिमेंट का क्या होगा? मास होगा। या इसको आप कह सकते हैं रिलेटिव एटॉमिक मास इज इक्वल टू मास ऑफ वन एटम ऑफ एन एलिमेंट बाई मास ऑफ वन एटम ऑफ हाइड्रोजन। जैसे एग्जांपल लीजिएगा, अगर आप सोडियम ले रहे हो, कौन सा एटम है? सोडियम है। सोडियम को मास को आप ऊपर रखेंगे तो सोडियम ऊपर रहेगा, नीचे कितना रहेगा? नीचे क्या रहेगा आपका? हाइड्रोजन रहेगा। तो हाइड्रोजन के मास को आपने 1 माना हुआ है और ऊपर आपने रखा हुआ है सोडियम। ठीक है, हाइड्रोजन का मास 1 है और ऊपर आपने रखा हुआ है कौन से एटम का एलिमेंट है? सोडियम है। तो कितना आएगा? 23 आएगा। देखा गया कि सोडियम इस हाइड्रोजन से 23 टाइम वेटेड है, तो सोडियम का वेट कितना हो गया? 23 हो गया। इसी तरीके से, ठीक है ना, आप कोई भी एलिमेंट ले रहे हैं, क्लोरीन ले रहे हैं आप, और नीचे हाइड्रोजन के एक एटम का वेट ले लेते हैं तो आता है 35.5, यानी हाइड्रोजन इस क्लोरीन से 35.5 इतना टाइम वेटेड है। ठीक है ना, तो ये हो गया हाइड्रोजन के रिस्पेक्ट में। जिसका मास निकालना है उसको आप ऊपर रखिएगा, नीचे हाइड्रोजन का
एक एटम का मास 1 रखिएगा, डिवाइड कर दीजिएगा, जो आएगा वो इस एलिमेंट का मास हो जाएगा। लेकिन बाद में इसको अब रिजेक्ट कर दिया गया। रिजेक्ट क्यों किया गया? क्योंकि बहुत सारे एलिमेंट का मास फ्रैक्शन में आ रहा था। फ्रैक्शन में क्यों आ रहा था इसको भी जान लीजिए। क्योंकि जो हमारा हाइड्रोजन होता है इसके 3 आइसोटोप्स होते हैं, ठीक है, 3 आइसोटोप्स होते हैं, तीनों के नाम सुने होंगे। पहला होता है प्रोटियम, फिर ड्यूटेरियम और तीसरा होता है ट्राइटियम। जो हमारा प्रोटियम होता है, प्रोटियम का मास होता है 1, ड्यूटेरियम का होता है 2 और ट्राइटियम का होता है 3 आइसोटोप्स होते हैं। आइसोटोप्स किसे कहते हैं? जिनका एटॉमिक मास सेम हो लेकिन एटॉमिक नंबर क्या हो, डिफरेंट हो। एटॉमिक नंबर सेम होगा, एटॉमिक मास डिफरेंट होगा, उसे आइसोटोप्स बोलेंगे। ये 3 हाइड्रोजन है, तीनों का एटॉमिक नंबर सेम है लेकिन मास डिफरेंट है। अगर हमारा ये वाला आइसोटोप्स हुआ जो यहाँ नीचे आप डिवाइड देने के लिए कर रहे हो, अगर हमारा तुक्के से यही वाला आइसोटोप्स हुआ तब तो हमारे एटम का मास सही आएगा। अगर कहीं ये दोनों आइसोटोप्स निकल गया तो हमारा मास जो है फ्रैक्शन में भी आ सकता है, तब सही नहीं आएगा, ठीक है। तो हाइड्रोजन के ढेर सारे आइसोटोप्स होने के कारण जो आपका मास आ रहा था, कई सारे एलिमेंट का मास फ्रैक्शन में आ जा रहा था, सही नहीं आ रहा था, इसीलिए इसको रिजेक्ट करना पड़ा हमें, ठीक है। अब इसके बाद किसको फिर माना गया? इसके बाद फिर हम इस ऑक्सीजन को माना गया, हाइड्रोजन को रिप्लेस किया गया, फिर ऑक्सीजन को रेफरेंस लिया गया। ऑक्सीजन को रेफरेंस क्यों लिया गया? क्योंकि ऑक्सीजन ऐसा एलिमेंट है जो आपके मोस्ट ऑफ द एलिमेंट से रिएक्शन करता है, इसीलिए ऑक्सीजन को फिर बाद में रेफरेंस लिया गया। तो ऑक्सीजन के अकॉर्डिंग हमारा, चलिए ऑक्सीजन के अकॉर्डिंग रिलेटिव एटॉमिक मास विथ रिस्पेक्ट टू ऑक्सीजन क्या डिफिनीशन होगी हमारी? हाउ मैनी टाइम्स द मास ऑफ वन एटम ऑफ एन एलिमेंट is heavier than the 1/16 part of the mass of one atom of oxygen। इसका मतलब हुआ किसी भी एटम का हमको मास निकालना है ऑक्सीजन के रिलेटिव में, तो हम उस एटम के मास को लेंगे बाई ऑक्सीजन का कितना मास लेंगे, 1/16 मास लेंगे। ऑक्सीजन का मास 16 होता है, उसका आप 1/16 कर दीजिएगा, यानी कि रिलेटिव एटॉमिक मास इज इक्वल टू मास ऑफ वन एटम ऑफ एन एलिमेंट, उसको ऊपर रखिएगा और ऑक्सीजन के मास का 1/16 पार्ट लीजिएगा, ठीक है। ऑक्सीजन के मास का कितना लेंगे आप? 1/16 पार्ट आप नीचे लेंगे और ऊपर क्या लेंगे? जिस एलिमेंट का मास हमको निकालना है उसको ऊपर रखिएंगे, ठीक है। ऑक्सीजन है आपका ये इतना बड़ा, ये मान लीजिए इसका 16 पार्ट करिए आप। 16 पार्ट करने पे जो एक पार्ट आता है वही एक पार्ट यहाँ पे लेना है हमें, ठीक है। तो ये हो गया ऑक्सीजन के रिस्पेक्ट में, लेकिन अब इसको भी रिजेक्ट कर दिया गया। क्यों इसको रिजेक्ट किया गया? हाइड्रोजन का रिजेक्ट किया गया, इसके बाद ऑक्सीजन को भी रिजेक्ट कर दिया गया, इसको भी रेफरेंस नहीं लिया गया, क्योंकि इससे भी बहुत सारे एलिमेंट के जो मास आ रहे थे वो फ्रैक्शन में आ रहे थे। इसके साथ भी वही कंडीशन थी, इससे भी कुछ एलिमेंट्स के मास क्या आ रहे थे, हमारे फ्रैक्शन में आ रहे थे। क्यों फ्रैक्शन में आ रहे थे? क्योंकि इसके भी आइसोटोप्स मिलते हैं। ऑक्सीजन 16 भी होता है, 17 भी होता है, 18 भी होता है। आपने यहाँ माना है 1/16 पार्ट ऑफ द मास ऑफ ऑक्सीजन एटम। मान लीजिए यहाँ पे आइसोटोप्स, अब आपको देख के नहीं पता लगेगा कि यहाँ पे जो मास ऑक्सीजन का लिया गया है वो 16 है। अगर ऑक्सीजन 16 वाला आइसोटोप्स होता, अगर ऑक्सीजन 16 वाला होता, अब उसका आप 1/16 करोगे तब तो एक पार्ट निकल के चला गया। लेकिन अगर पता लगा जो हमारा आइसोटोप्स है वो ऑक्सीजन 17 है, उसका भी आप 1/16 कर रहे हो, तब तो फ्रैक्शन में आ गया। पता लगा जो ऑक्सीजन लिया है उसका एटॉमिक मास 18 है, आप उसका 1/16 कर रहे हो, तब तो सब गड़बड़ हो गया। तो हमारा जो मास आएगा किस में आएगा? वो हमारा फ्रैक्शन में आएगा, ठीक है। तो इस तरीके से यही प्रॉब्लम आने के कारण कि बहुत सारे एटम का मास हमारा फ्रैक्शन में आ रहा था, इसको क्या कर दिया गया, हमारा हटा दिया गया, ठीक है। अब किसको स्टैंडर्ड माने हैं हम? अब हम
कार्बन के रिस्पेक्ट में इसको डिफाइन करते हैं। कार्बन के रिस्पेक्ट में क्या हो जाएगा, पूरा आपका ही रहेगा, यहाँ पे ऑक्सीजन के प्लेस पे हो जाएगा कार्बन आपका, जहां पे आपने लिखा है हाउ मैनी टाइम्स द मास ऑफ वन एटम ऑफ एन एलिमेंट इज हैवियर देन द 1/, यहाँ पे हो जाएगा 12, 1/12 पार्ट ऑफ द मास ऑफ द वन एटम ऑफ, यहाँ पे हो जाएगा कार्बन 12, यहाँ पे भी हो जाएगा आपका फॉर्मूले में कार्बन 1/12 पार्ट ऑफ द मास ऑफ द कार्बन 12। कार्बन 12 क्या है, कार्बन यहाँ पे जो 12 है ऊपर कार्बन के मास नंबर को बताता है, ठीक है। जैसे एटॉमिक नंबर कार्बन का कितना होता है 6 होता है, और कार्बन का मास कितना होता है 12 होता है, ठीक है। तो यहाँ पे इस 12 इसके मास नंबर को बता रहा है, ठीक है, और कुछ नहीं है, केवल मास नंबर को बता रहा है, ठीक है। तो हाउ मैनी टाइम्स द मास ऑफ वन एटम ऑफ एलिमेंट इज हैवियर देन द 1/12 पार्ट ऑफ द मास ऑफ द वन एटम ऑफ कार्बन 12। पूरा वही है, जहाँ पे आपने ऑक्सीजन में आपने लिया था 1/16 पार्ट, 1/16 पार्ट लिया था, यहाँ पे 1/12 पार्ट लोगे, वहाँ पे ऑक्सीजन का मास होता है 16, इसीलिए वहाँ पे लिया था आपने 1/16 पार्ट। कार्बन का होता है मास 12, इसीलिए यहाँ पे लिया गया है 1/12 पार्ट। मतलब इस तरीके से एडजस्ट किया गया है कि पूरा सॉल्व होने के बाद, कटने पिटने के बाद जो मास आए वो एक पार्ट निकल के आए। अब 12 पार्ट होता है, ये आपका सर्किल है, इसका 12 पार्ट करेंगे आप, इसका मास 12 है, ठीक है, 12 मास है। अब इसका 12 पार्ट कर दीजिए तो जो एक पार्ट निकल के आएगा वो एक मास के बराबर होगा इसके, ठीक है, इसके एक मास के बराबर होगा, एक पार्ट के बराबर होगा। अब इसी तरीके से जो एक सिंगल पार्ट होगा उस इस तरीके से आपको 12 सिंगल पार्ट मिलेंगे। अब उस 12 सिंगल पार्ट को आपस में जोड़ दीजिए तो फिर से आपको कार्बन का पूरा एक्चुअल वेट मिल जाएगा, ठीक है। 12 पार्ट ऑफ द मास ऑफ द वन एटम ऑफ कार्बन 12, मतलब कार्बन, उस कार्बन को लेना है जिसका मास नंबर कितना है 12 है। यहाँ पे मास नंबर को दिखाना जरूरी इसलिए है क्योंकि कार्बन के भी आइसोटोप्स होते हैं, कार्बन पे 12 होता है, 13 होता है, 14 होता है, तो कार्बन के भी आइसोटोप्स मिलते हैं। इसीलिए यहाँ पे कार्बन 12 नंबर दिखा दिया गया है कि जो यहाँ पे कार्बन लिया गया है वो एटॉमिक मास कौन सा है, किस नंबर वाला है, 12 नंबर वाला है, ना कि 13 और 14 वाला है, ठीक है। इसी को दिखाने के लिए यहाँ पे कार्बन 12 लिख दिया गया है। लेकिन जब इसके भी आइसोटोप्स होते हैं तो इसके थ्रू जो हमारा रिलेटिव एटॉमिक मास निकाला गया वो गड़बड़ क्यों नहीं हुआ, आइसोटोप्स तो उनके भी थे, गड़बड़ हो गए, इसका क्यों नहीं गड़बड़ हुआ, क्योंकि जो हमारा कार्बन 12 होता है ये 99% है, बाकी 13 और 14 जो होते हैं वो खाली वही 1% में है, उसी 1% में दोनों हैं, और ये कार्बन 12 99% मिलता है, ठीक है। इसीलिए इसको अब स्टैंडर्ड मान लिया गया, ठीक है। तो ये था हमारा आज का टॉपिक रिलेटिव एटॉमिक मास, ठीक है। आज के लेक्चर में इतना ही, थैंक यू।